नमस्कार, सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित और मेरे साथ मेरी सहयोगी हैं दीपा बाफिला। दीपा नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। सुनो यूपी का वक्त हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज भी लगातार चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर चलेगा। बड़ी जानकारी आपको देते हैं इस वक्त की। आज भी चुनाव की तैयारियों पर चुनाव आयोग की बैठक होनी है। आज होने वाली बैठक के दौरान मुमकिन है कि अलग अलग राज्यों में चुनाव कितने फेजेस में होंगे, कितने चरणों में होंगे और कैसे संपन्न करवाना है, उसको लेकर चर्चा होगी। कोरोना काल में चुनाव को संपन्न करवाने पर लगातार बैठकें चल रही हैं, आप लगातार देख रहे हैं। पिछली बैठकों में चर्चा इस बात पर भी हुई थी कि कैसे बड़ी रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगा करके कोरोना को फैलने से रोका जा सकता है। अब चुनाव आयोग की इस ओर लगातार ध्यान है, लगातार फोकस इस पर है कि किस तरीके से कोविड के जो मामले बढ़ रहे हैं उस बीच में चुनाव संपन्न करवाए जाए। आज भी बड़ी बैठक होनी है और ये कहा जा रहा है कि लगातार अलग अलग राज्यों में चुनाव कितने चरणों में हो सकते हैं, कैसे संपन्न करवाना है, इसको लेकर चर्चा होगी, विस्तार से बातचीत होगी। अलग अलग हिस्सों से जो फीडबैक मिला है, जिन जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उन राज्यों से जो आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं, जो फीडबैक वहां से मिल रहा है, उसके आधार पर अब हो सकता है तारीखों का भी ऐलान या फिर फेजेस का ऐलान आज हो सकता है। इसको लेकर चर्चा गंभीरता से होगी। उसके बाद फिर कोई आखिरी फैसला निकल करके चुनाव आयोग की तरफ से सामने आएगा चुनावों को लेकर। बहरहाल आज की होने वाली बैठक बहुत अहम है। वहीं केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनावों में खर्च की सीमा को भी बढ़ा दिया है। यूपी में विधायकी के लिए 28 लाख खर्च करने वाले अब तक के 40 लाख रुपए खर्च कर पाएंगे। वहीं जिन राज्यों में खर्च की सीमा 20 लाख रुपए थी उसे भी बढ़ाकर अब 28 लाख रुपए तक कर दिया गया है। इसी तरह से लोकसभा चुनावों के लिए भी होने वाले खर्च की सीमा को बढ़ा दिया गया है। पहले लोकसभा की जिन सीटों पर चुनाव खर्च सीमा 70 लाख रुपए थी उसे बढ़ाकर 95 लाख रुपए कर दिया गया है। इसी तरह से केंद्र शासित प्रदेशों में खर्च होने वाले 54 लाख रुपयों की सीमा को बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दिया गया है। साथ ही ये भी बता दें कि चुनाव खर्च में इससे पहले 2014 और 2020 में भी खर्च में बढ़ोतरी पहले भी हो चुकी है। चुनावी खर्चे को ध्यान में रखते हुए केंद्र चुनाव आयोग ने एक कमेटी का गठन किया था और ये बढ़ोतरी उसी कमेटी के सुझावों के आधार पर की गई है। बढ़ोतरी महंगाई दर और राजनीतिक दलों की मांग को ध्यान में रखकर इसे बढ़ाया गया है। तो चुनाव को लेकर जो एक पहले खर्च होता था उस खर्च की सीमा को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि महंगाई भी है। महंगाई को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। अब प्रत्याशी चुनाव खर्च पर ज्यादा पैसा खर्च कर पाएंगे। चुनाव खर्च की सीमा को पहले की अपेक्षा बढ़ा दिया गया है। जो 28 लाख था उसे 40 लाख कर दिया गया है। 20 लाख तक खर्च सीमा वाले प्रदेश में अब 28 लाख तक पैसा खर्च किया जा सकेगा। अब चले इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। आज सुबह 10:30 बजे मामले में सुनवाई होगी और सीजेआई रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और हीमा कोहली की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में आज पहले नंबर पर यह लिस्टेड है। घटना पर रिपोर्ट लेने और कार्रवाई के लिए निर्देश देने की मांग भी की गई है। एक संस्था ने सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की भी मांग उठाई है। अब इस पूरे मामले में एक संस्था की तरफ से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हो, उसके बाद इसकी जांच होनी चाहिए। फिर पूरा मामला सामने आना चाहिए कि आखिर पंजाब में हुआ क्या, पीएम की सुरक्षा में चूक कैसे हो गई। अब देखिए, पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। 10:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। आज सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बात राम राज्य के परशुराम मंत्र की। तो यूपी की रणभूमि में अब राम कृष्ण के साथ ही परशुराम पॉलिटिक्स भी जारी है। जी हां, आज लखनऊ में भाजपा की तरफ से परशुराम जी की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम रखा गया है। दरअसल लखनऊ में कृष्णा नगर के सहसा वीर मंदिर में ये प्रतिमा लगी है और इसके अनावरण कार्यक्रम में कौन कौन शामिल होगा, देखिए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की मौजूदगी होगी। राज्यसभा सदस्य शिव प्रताप शुक्ला यहां पर पहुंचेंगे। भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी शामिल होंगे। आपको ये भी हम बता दें कि
कुछ वक्त पहले अखिलेश यादव ने भी परशुराम मंदिर में दर्शन किए थे और 108 फीट ऊंची परशुराम की मूर्ति लगाने की तैयारी की है। अब देखिए, हर पार्टी ब्राह्मणों को साधने के लिए तमाम कोशिशें करती हुई दिखाई दे रही हैं। वो समाजवादी पार्टी की बात कीजिए, पहले से ही परशुराम की 108 फीट ऊंची मूर्ति लगाने का ऐलान अखिलेश यादव कर चुके हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी आज आगे बढ़ते हुए ये कार्यक्रम करवा रही है। यूपी में कुल मिलाकर के परशुराम पॉलिटिक्स जारी है, आप कह सकते हैं। ब्राह्मण वर्ग को साधने के लिए ही ये पूरी कोशिश हो रही है उत्तर प्रदेश में। अब विधानसभा के चुनाव होने कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। काउंटडाउन चल रहा है आखिरी दौर का और इसी बीच में भाजपा की तरफ से प्रतिमा अनावरण का कार्यक्रम रखा गया है। इसके भी अपने अलग मायने हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा यहाँ पर होंगे कार्यक्रम में शरीक और इसके अलावा राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला भी कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके अलावा जानकारी ये भी कि रीता बहुगुणा जोशी भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगी। और लंबे वक्त से ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण नाराज हैं और इसका अंदेशा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को भी है और इसीलिए ये आज का कार्यक्रम होने जा रहा है। अब आइए जानते हैं कि यूपी में ब्राह्मण वोटरों की ताकत क्या है जो सभी दलों को अपनी ओर खींचते हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 10% ब्राह्मण हैं। ये बहुत अहम हो जाता है, बहुत बड़ा फैक्टर उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों को ओपिनियन मेकर कहा जाता है। यूपी में ब्राह्मण वोटर 100 सीटों पर सीधा असर डालते हैं। 1993 से 2002 के 3 चुनावों को अगर आप देखते हैं तो औसतन 25 ब्राह्मण विधायक बने हैं और 2007 में मायावती की सोशल इंजीनियरिंग के बाद जो आंकड़ा है वो बदला और 2007 से 2017 तक 3 चुनाव जो हुए उसमें औसतन 52 ब्राह्मण विधायक बनाए गए। अब देखिए किस तरीके से लगातार जो सोशल इंजीनियरिंग की जाती है ब्राह्मणों को ध्यान में रख करके वो भी जग जाहिर है और इस बार जो विधानसभा के चुनाव होने हैं वो अपने आप में अहम हो जाते हैं और वो भी ब्राह्मण वोटरों के इर्द गिर्द घूमते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। अब आइए ये भी जानते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव और उसके बाद बीजेपी की सरकार में ब्राह्मणों को क्या स्थान मिला। बीजेपी में ब्राह्मण विधायक और मंत्री कितने हैं ये आपको सबसे पहले बताते हैं क्योंकि बीजेपी ही वहां पर सत्ताधारी दल है उत्तर प्रदेश में। 2017 में बीजेपी के 58 ब्राह्मण विधायक चुनकर के आए थे। 2017 का ये डेटा है। 56 मंत्रियों में 9 ब्राह्मण मंत्री बनाए गए और यूपी में 2 डिप्टी सीएम हैं, उनमें से एक दिनेश शर्मा ब्राह्मण हैं और अन्य मंत्रियों का भी पोर्टफोलियो भी दमदार है उत्तर प्रदेश में। इनमें जितिन प्रसाद का जिक्र आप कर लीजिए, श्रीकांत शर्मा को उठा करके देख लीजिए, ब्रजेश पाठक का नाम आप ले लीजिए। इन चेहरों पर भरोसा किया गया। इसका सीधा सा असर ये है कि ब्राह्मण वोट बैंक को अपने साथ लाना है। अब इसी पर जानकारी और अधिक आप तक पहुंचाने के लिए हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला जुट चुके हैं। सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। अनुभव, देखिए हर पार्टी को ये अंदाजा है, ये अंदेशा है कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में ब्राह्मण कितना बड़ा कद रखते हैं, कितना ज्यादा प्रभाव रखते हैं और इसीलिए बढ़ चढ़ करके हर पार्टी ये कोशिश कर रही है कि ब्राह्मण जो वोट बैंक है वो उनके साथ आए। अब बीजेपी का जो आज का कार्यक्रम होना है उसके क्या मायने हैं, जरा बताइए विस्तार से। हाँ बिल्कुल, देखिए सभी पार्टियों को पता है कि उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो कितना अहम हो जाता है। माना ये जाता है कि थिंक टैंक है, यानी जिधर वो जाते हैं उधर अन्य लोग भी जाते हैं और सरकार बनती है। ब्राह्मणों का साथ जिसको मिल जाता है वही पार्टी जो है वो सत्ता में आती है। और पहले आप देखिए अखिलेश यादव गए लखनऊ के गोसाईगंज में जो भगवान परशुराम का एक मंदिर बना है, वहाँ पर तकरीबन 11 फीट की जो मूर्ति थी वहाँ गए, दर्शन पूजन किया। और अब आज बीजेपी के लोग जा रहे हैं जो कृष्णनगर में सहसाबीर मंदिर है, वहाँ पर ये एक प्रतिमा है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई, जहाँ पर खुद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जा रहे हैं। इसके अलावा प्रयागराज की सांसद रीता बहुगुणा जोशी पहुँचेंगी, कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक पहुँचेंगे। तमाम जो पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं वो सभी लोग यहाँ पहुँचेंगे और कोशिश यही है इस कार्यक्रम के जरिए कि कैसे ब्राह्मणों को रिझाया जाए, कैसे उनको अपने साथ लाया जाए। क्योंकि बीजेपी को ये पता है, शीर्ष नेतृत्व को पता है उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नाराज हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर ब्राह्मण समाज में कहीं ना कहीं नाराज़गी है। और इसीलिए कुछ समय पहले आप देखिए किस तरीके से जो उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी है धर्मेंद्र प्रधान, उनके आवास पर बैठक हुई और उसमें एक कमेटी का गठन किया गया जिसमें जो राज्यसभा सदस्य हैं शिव प्रताप शुक्ला उनको अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा उसमें महेश शर्मा सांसद हैं, इसके अलावा अभिजात मिश्रा हैं, गुजरात से आने वाले किन्नू भाई हैं, वो उस कमेटी के मेंबर हैं। तो ये 4 लोगों की कमेटी बनाई है और ये लगातार अब इन्होंने एक कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं। अलग अलग जिलों में ये लोग जाएंगे, ब्राह्मण समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनके यहाँ जाएंगे, उनसे पूछेंगे, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि घोषणा पत्र में क्या कुछ चीज़ों को रखा जाए। इसीलिए आज ये कार्यक्रम, अब परशुराम जी की जो मूर्ति का हम कहें प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वहाँ पर सभी लोग जा रहे हैं, आशीर्वाद लेंगे और एक मैसेज देंगे, ब्राह्मण समाज को मैसेज देंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी तो हमारे पीछे पीछे चल रही है,
हमने तो पहले ही परशुराम जी के जो मंदिर लखनऊ में बना है वहाँ पर हम लोग गए, दर्शन पूजन किया, और वहाँ अखिलेश यादव ने यह भी घोषणा की थी कि जब सत्ता में आएंगे तो परशुराम जयंती पर जैसे पहले छुट्टी थी उसे फिर से लागू करेंगे, और इस तरीके से अलग अलग जिलों में वहाँ मंदिर बनाए जा रहे हैं। तो अब आप देखिए यूपी में कुछ भी अगर आप देखिए जब चुनाव करीब होते जो भी हाल फिलहाल के तमाम सियासी घटनाक्रम हो रहे हैं वो ब्राह्मणों के इर्द गिर्द ही हो रहे हैं, और हर पार्टी इसको समझ भी रही है कि ब्राह्मणों को अपने साथ लेना कितना जरूरी है। और कुल मिलाकर के सभी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में चुनावी वैतरणी को ब्राह्मण वोट बैंक को अपने साथ करके ही पार करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया अनुभव आपका पूरी जानकारी के लिए और तफसील से बताने के लिए। अब आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं गोंडा में अखिलेश गर्जना की। तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज गोंडा जाने वाले हैं, जहां वो पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री रहे विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। आज सुबह करीब 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है। 11 बजे के बाद अखिलेश यादव गोंडा की पुलिस लाइन पहुंचने वाले हैं, जहां से वो सीधे कार्यक्रम स्थल जाएंगे और मूर्ति के अनावरण के अलावा एक किताब का विमोचन भी अखिलेश आज करने वाले हैं। और ये भी आपको हम बताएं कि पिछले साल कोरोना संक्रमण की वजह से पंडित सिंह का निधन हो गया था, और विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह की गिनती मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबियों में होती थी। अब उनके परिजनों से आज मुलाकात करने के लिए अखिलेश पहुंचेंगे। यहाँ पर अखिलेश का गोंडा दौरा अपने आप में बहुत अहम है। कार्यक्रम स्थल में तैयारियां अपने अंतिम फेज में चल रही हैं। वहां की भी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मूर्ति का अनावरण तो करना है, साथ में एक किताब का भी विमोचन करने के लिए गोंडा पहुंच रहे हैं अखिलेश यादव। यहाँ से क्या कुछ बातें वो कहते हैं उस पर भी लगातार नजर होगी। तो अवध में युद्ध घोष आज अखिलेश यादव करने जा रहे हैं। पूर्व मंत्री पंडित सिंह की मूर्ति का अनावरण वो करेंगे, इसीलिए यहां पर पहुंच रहे हैं अखिलेश यादव। पंडित सिंह के परिजनों से मुलाकात करेंगे, उनसे भी बातचीत करने की तस्वीरें उनके सामने आएंगी। और कोरोना वायरस से पंडित सिंह का निधन हुआ था, आपको याद होगा। 3 बार गोंडा सीट से विधायक रह चुके थे पंडित सिंह, जिनका कोविड की वजह से ही इंतकाल हुआ। बाहुबली के तौर पर उनकी पहचान थी, बाहुबली के तौर पर वो जाने जाते थे अपने पूरे इलाके में। और गोंडा के आसपास के क्षेत्र में सपा के सबसे बड़े नेता वो थे। ये कहा जाता है कि गोंडा के जितने भी आसपास के इलाके, आसपास के क्षेत्र, उसमें सपा के सबसे बड़े कद्दावर नेता के तौर पर इनकी गिनती होती थी। अब आज कुल मिलाकर के बहुत अहम हो जाता है अखिलेश यादव का वहां पर पहुंचना। और कहा यह भी जाता है कि पंडित सिंह मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी नेताओं में से एक थे। अब चलिए आपको गुंजन के पास ले चलते हैं। गुंजन, ओवर टू यू। बिल्कुल दीपा, इस पूरी खबर पर जानकारी भी ले लेते हैं। विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता गोंडा से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, अगर देखें तो बड़ी सभा भी होगी, रैली भी होगी, और ये दौरा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण भी हो जाता है। लगातार हमने देखा है अखिलेश यादव हर क्षेत्र को साध रहे हैं। अब अवध क्षेत्र में किस तरीके से साधने की कोशिश है, जरा विस्तार से बताएं। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि पंडित सिंह गोंडा में समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा और इकलौता नाम थे। अवध क्षेत्र के उन बड़े समाजवादी पार्टी के नेताओं में शुमार थे जिनका मुलायम सिंह से बेहद नज़दीकी संबंध था। हम आज गोंडा में पंडित सिंह के संसदीय क्षेत्र, माफ कीजिएगा विधायकी क्षेत्र में खड़े हैं, सदर क्षेत्र, और यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पीछे जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ पर मंच सज चुका है। सारे अखिलेश यादव के लिए मंच बनाया गया है। चूँकि रात में यहाँ पर बारिश हुई है, काफ़ी देर तक बारिश हुई, तो और आज मौसम थोड़ा सा गड़बड़ है, इसलिए कार्यक्रम स्थल पर अभी भी आप देख रहे हैं काम चल रहा है। हमारे साथ यहाँ पंडित सिंह के भाई नरेंद्र सिंह हैं, हम उनसे बात करेंगे। नरेंद्र जी, आप बताइए कि आज क्या कार्यक्रम है और अखिलेश यादव कितने बजे यहाँ आ रहे हैं? अखिलेश जी 11 बजे यहाँ आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी 11:30 बजे उनका 11 बजे। अच्छा, कोई रथ यात्रा भी निकलनी थी लेकिन कोविड की वजह से कैंसिल हो गई है। वो कुछ पुस्तक का विमोचन भी होना है। पुस्तक का विमोचन होना है, माननीय स्वर्गीय विनोद कुमार सिंह पंडित सिंह जी के पुस्तक का जो है विमोचन होना है। तो यहाँ पर देखिए, नरेंद्र सिंह से बात की, आपको थोड़ा सा चल के वो जगह दिखा देते हैं जहाँ पर पंडित सिंह की प्रतिमा लगी, और कुछ ही देर में अखिलेश यादव यहाँ पर आके उस प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये प्रतिमा राजस्थान से मंगाई गई है और रास्ता थोड़ा सा बंद है, हम अंदर नहीं जा पाएंगे। यहाँ से ही कैमरामैन से कहेंगे कि नज़ारा दिखाएं। अंदर उनके भतीजे सूरज सिंह हैं
अगर सूरज सिंह की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में 2017 में सूरज सिंह के लिए पंडित सिंह ने अपनी तरबगंज की सीट छोड़ दी थी, गोंडा की सीट सदर की छोड़ दी थी और तरबगंज से लड़े थे। हालांकि मोदी लहर थी तो मोदी लहर की वजह से दोनों हार गए थे और भाजपा के जो यहाँ पर सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह वो जीते थे और उनका बेटा चुनाव में जीता था। तो यहाँ पर सिर्फ दो ध्रुव हैं, यानी अगर गोंडा की राजनीति की बात करें तो यहाँ की राजनीति पंडित सिंह के नाम पर चलती थी या फिर ब्रजभूषण सिंह के नाम पर। दोनों कभी साथ हुआ करते थे और इस समय चूंकि पिछले साल ही कोरोना से पंडित सिंह का निधन हो गया तो अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए उनसे बड़ा चेहरा कोई नहीं था। अब यहाँ सूरज सिंह उनकी विरासत संभालने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को यहाँ पर एक समाजवादी पार्टी का जो सबसे बड़ा चेहरा है वो चेहरा एक मंच पर जो अभी दिखेगा। और यहाँ पर चूंकि अखिलेश यादव आएंगे, उनके साथ राम गोपाल जी भी आएंगे, तो राम गोपाल जी और अखिलेश यादव यहाँ पर आज चूंकि मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी और अखिलेश यादव ने ही पंडित सिंह को पहली बार कैबिनेट मिनिस्टर बनाया था। और कोशिश करेंगे हम अगर सूरज सिंह से बात हो जाए लगातार तो कोशिश हर एक क्षेत्र से की जा रही है। विवेक, वक्त इतना ही था मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। बात करते हैं वायरस के बेकाबू रफ्तार की। बाराबंकी में कोरोना का बढ़ता कहर, ये बड़ी खबर है। बाराबंकी में 19 नए केस सामने आए हैं। अब कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या बाराबंकी में 80 हो गई है। कोरोना संक्रमण की चपेट में सीएमओ कार्यालय का एक स्वास्थ्य अधिकारी भी आया हुआ है। ये जानकारी मिल रही है। देखिए बाराबंकी में कोरोना का विस्फोट किस तरीके से हुआ। 19 नए केस यहां से निकल करके सामने आए हैं और जानकारी ये मिल रही है कि कोरोना के जो एक्टिव केस है उनकी संख्या 80 यहां पर पहुंच चुकी है। कोरोना संक्रमण की जद में स्वास्थ्य अधिकारी भी आया हुआ है बाराबंकी में। और इसी बीच कानपुर से भी बड़ी खबर मिल रही है, जहां 6 दिनों में संक्रमण की रफ्तार 10 गुना बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे में 96 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। कानपुर के 46 इलाकों में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। महानगर में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 257 हो चुकी है। रमा मेडिकल कॉलेज और नारायणा अस्पताल को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल अब बनाया जाएगा। कोरोना को देखते हुए जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसके लिए सरकार की ओर से तमाम व्यवस्था पहले से ही कर ली गई है। महानगर में जो एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या कुल मिलाकर 257 हो चुकी है। और अब बात करते हैं वाराणसी की। वाराणसी में भी मरीजों का, कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा है वो तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन लोग अब भी लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। जब एबीपी गंगा ने जमीनी हकीकत का जायजा लेने के लिए गुदौलिया चौराहे का रुख किया, बाबा विश्वनाथ के धाम पर हम पहुंचे तो हर तरफ लापरवाही ही लापरवाही हमको दिखाई दी। वही कोविड कमांड सेंटर में ड्यूटी 3 टाइम कर दी गई है। कुल 150 कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। बढ़ रहा है कोरोना और सभी लोग दहशत में हैं, लेकिन ये दहशत सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए है। लोगों में दहशत कितनी है और लोग लापरवाह कितने हैं, इसकी तस्वीर हम आपको गदौलिया चौराहे पर दिखा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये रोजाना का मार्केट है और भीड़ आपके सामने है। आप देखिए ये भीड़, और इस भीड़ में ज़्यादातर लोग आपको बिना मास्क के दिखाई देंगे। ना सोशल डिस्टेंसिंग है, ना मास्क है, और इसके साथ ही जो लोग हैं वो ये कहते नज़र जरूर आएंगे कि हम कोविड सुरक्षा को अपना रहे हैं, लेकिन अगर कोविड सुरक्षा को आप अपना रहे हैं तो ये भीड़ किस बात की गवाही दे रही है। तो हमें और आपको जगना होगा, तभी कोरोना पर हम काबू पा सकेंगे। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। भ्रष्टाचार में लखनऊ व प्रयागराज के जिला कार्यक्रम अधिकारी निलंबित हो गए हैं। वित्तीय अनियमितताओं और अधीनस्थों के उत्पीड़न के आरोप में कार्रवाई की गई है। डीपीओ अखिलेंद्र दुबे और प्रयागराज के डीपीओ मनोज राव को सरकार की ओर से निलंबित किया गया है। मनोज राव को डीएम कौशाम्बी ऑफिस से संबद्ध किया गया है। अखिलेंद्र दुबे को सीतापुर डीएम ऑफिस से संबद्ध किया गया है। निदेशक आईसीडीएस से कमिश्नर के स्तर पर जांच लगातार की जा रही है। 5 दिन में जांच रिपोर्ट पेश की जाएगी। इसके सेवाकाल के दौरान लखनऊ भ्रष्टाचार में लखनऊ व प्रयागराज के जिला कार्यक्रम अधिकारी को भी निलंबित किया गया है। तो वित्तीय अनियमितताओं और अधीनस्थों के उत्पीड़न के चलते ये कार्रवाई की गई है, जिसमें डीपीओ अखिलेंद्र दुबे और प्रयागराज के डीपीओ मनोज राव को सरकार ने निलंबित किया है।